नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको बिहार की वोटिंग लिस्ट से कटने वाले 56 लाख वोटों का राज बताएंगे। ये 56 लाख वोट बिहार की तकदीर को बदल सकते हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि वो अलग अलग कारणों से इन 56 लाख वोटर्स का नाम काट सकता है। इस वोटर वेरिफिकेशन से बिहार के विपक्षी नेताओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जो इंडिया आउट के नारे के साथ चुनाव जीतकर आए थे, जिन्होंने भारत के साथ संबंधों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की थी, अब कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। इस बार मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। आज हम आपको सरल भाषा में कूटनीति के सिद्धांत बताएंगे, जिसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। भारत मालदीव्स के बड़े भाई जैसा है और कई बार जब छोटे भाई से कोई गलती हो जाती है या छोटे भाई को चीन जैसा कोई बड़ा देश बरगलाने की कोशिश करता है, तो बड़ा भाई धैर्य के साथ सच के उजागर होने का इंतजार करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जनवरी 2024 में लक्षद्वीप में जाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया, तो मालदीव्स उसी समय भारत की ताकत को समझ गया था। और आखिर में हम आपको खरे सोने के इस दौर में 9 कैरेट के सोने को आपके लिए डिकोड करेंगे और बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट के बाद अब 9 कैरेट का सोना आ गया है, जिससे आप बहुत सस्ते दामों पर सोने के गहने बनवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आज कुछ आंकड़े दिखाएंगे और ये आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और विपक्ष के महागठबंधन के बीच कुल वोटों का अंतर लगभग 12,000 था। केवल 12,000। यानी बीजेपी के समर्थन वाले एनडीए गठबंधन ने बिहार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 12,000 वोटों की बढ़त से चुनाव जीता था। इस चुनाव में एनडीए का वोट शेयर था 37.26% और महागठबंधन का वोट शेयर था 37.23%। यानी लगभग बराबर वोट शेयर था दोनों का। दोनों पक्षों को लगभग बराबर वोट मिले थे और अगर ये 12,000 वोट महागठबंधन को मिल जाते तो चुनाव का पूरा परिणाम पलट सकता था, पलट ही जाता। आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर बिहार में 39,95,000 वोट मिले थे, बीजेपी को 82 लाख वोट मिले थे, जेडीयू को, नीतीश कुमार की जेडीयू को 64,85,000 और आरजेडी को 97,38,000 वोट मिले थे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 23,83,000 वोट मिले थे। ये आंकड़े दिखाकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार जो 56 लाख वोट बिहार विधानसभा चुनाव से कट जाएंगे, उनकी संख्या चिराग पासवान की पार्टी को कुल मिले वोटों से दुगनी है। ये 56 लाख वोट कांग्रेस को मिले वोटों से ज्यादा हैं और ये 56 लाख वोट लगभग उतने ही हैं जितने वोट जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में करीब 56 लाख ऐसे वोटर हैं जो अपने पते पर नहीं मिले और इनका नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से अब हट सकता है, कट सकता है। यह बिहार में कुल मतदाताओं का 7.09% है। यानी इन वोटों की संख्या इतनी है कि इससे बिहार का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। 56 लाख सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह बिहार की राजनीति का वो धमाका है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। सवाल यह है कि आखिर ये 56 लाख वोटर हैं कौन और क्यों इनका नाम कटने से सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही सबसे ज्यादा डर लग रहा है। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है ये 56 लाख वोटर्स। आज हम विपक्ष के इसी 56 लाख वाले डर को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो आप समझ लीजिए, ये जो आंकड़ा आज मैंने आपको दिया है बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। 56 लाख वोट जो हैं
वो इस बार कम हो जाएंगे। चुनाव आयोग 56 लाख वोटर्स का नाम काट सकता है बिहार में वोटर लिस्ट से। और ये 56 लाख वोट कितने हैं, मैंने अभी आपको बताया है। कांग्रेस को पिछली बार लगभग 40 लाख वोट मिले थे, उससे 16 लाख वोट ज्यादा हैं ये। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 23,83,000 वोट मिले थे, उससे दुगने से भी ज्यादा ये वोट हैं जो इस बार कट जाएंगे। आज संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था और आज भी वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ और इसके बाद दोनों ही सदनों में आज भी कोई काम नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने फिर से हंगामा शुरू किया, नारेबाजी हुई और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों के हंगामे को संसद में एक सड़क वाला व्यवहार बताया। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट ही चल पाई। 19 मिनट। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब संसद के बाहर भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित दूसरे विपक्षी सांसदों ने बिहार में SIR के विरोध में प्रदर्शन किया। भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना राहुल गांधी का सबसे पसंदीदा मुद्दा रहा है। देश के लोगों ने यह पहली बार नहीं देखा। जब भी चुनाव का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में नहीं आता है, हर बार राहुल गांधी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। हर चुनावी सीजन से पहले राहुल गांधी चुनाव को लेकर नए नए मुद्दे सामने लेकर आते हैं। कभी वो EVM पर सवाल उठाते हैं, कभी वोटों की चोरी की बात करते हैं। बिहार चुनाव से पहले अब उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन को मुद्दा बना लिया है। बार बार चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी शायद ये भूल जाते हैं कि इन्हीं चुनावी प्रक्रिया से, इन्हीं चुनावों से कांग्रेस करीब 55 साल तक सत्ता में रही। इसी चुनावी प्रक्रिया से जीतने के बाद कांग्रेस इस समय भी देश के 3 राज्यों में सरकारों में है। कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन में कांग्रेस सरकार चला रही है। लेकिन राहुल गांधी को देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर कोई भरोसा ही नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हो रही है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। अब जब बिहार में वोटर लिस्ट का सफाई अभियान चल रहा है, वोटर लिस्ट से अवैध वोटरों को हटाया जा रहा है, तो इससे भी सबसे ज्यादा परेशानी राहुल गांधी और उनके सहयोगी पार्टियों को ही हो रही है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। जो चोरी का अनुभव उनको विरासत में प्राप्त हुआ है और मैं इसलिए कहूँगा
कि बैलेट बॉक्स की चोरी, जो बंदूक और संदूक दोनों का प्रयोग, ये कांग्रेस की कार्यशैली में रहा है। और सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो 14,000 वोटों से हराया था, तो 78,000 वोट जो है इनवैलिड कर दिए थे। तो जो खुद वोटों की चोरी करता रहा हो, जिसका इतिहास रहा हो, वो दूसरों को ऐसा समझता है बीजेपी ऐसी नहीं है। चुनाव के पहले उनको लग गया बिहार की नब्ज क्या है, जान गए कि बिहार की नब्ज जो मोदी जी का विकास चाहती है। तो ये मोदी जी का फोबिया है इनमें, इसलिए वो इस प्रकार के बातों को बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि चोरी और सीना जोरी ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात। और जहाँ तक सवाल जो बिहार में हो रहा है, वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास, इसीलिए उलझा के रखते हैं। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है। आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है, और जब इससे पहले भी हुआ था, उस प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में क्या नई चीज जुड़ी है, ये विपक्ष बता दे। भाई, इनके समय में भी ये प्रक्रिया हुई है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि विपक्ष क्या चाहता है। और ये बात सही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष चाहता क्या है, किस चीज पर वो पहले बहस करवाना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चाहता है, या फिर वोटर वेरिफिकेशन पर बहस चाहता है, या फिर कुछ और करना चाहता है। संसद की कार्रवाई पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर 6 घंटे संसद की कार्रवाई चलती है तो कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से बहुत ही कम समय के लिए यह कार्रवाई चली है। देश के टैक्स पेयर्स का पैसा हर रोज बर्बाद हो रहा है। लोकसभा में 21 जुलाई को सिर्फ 37 मिनट काम हुआ, 22 जुलाई को सिर्फ 19 मिनट काम हुआ, और आज भी सिर्फ 19 मिनट का कामकाज लोकसभा में हुआ है। यानी पिछले 3 दिनों में लोकसभा में कुल मिलाकर 75 मिनट की कार्रवाई चली है, जिसकी वजह से जनता का 3 दिनों में 12 करोड़ 56 लाख रुपया बर्बाद हो गया। अगर 6 घंटे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई चलती है तो 3 दिन में 2160 मिनट का कामकाज होता, लेकिन 3 दिनों में इसकी बजाय सिर्फ 352 मिनट की कार्रवाई चली, जिसकी वजह से इन 3 दिनों में जनता के 22 करोड़ 60 लाख रुपए विपक्ष के इस हंगामे की वजह से बर्बाद हो गए। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग कहीं काम पर जाते हैं, अगर मैं उनसे ये सवाल पूछूं कि आप अगर अपने पूरे दिन, अगर आपकी 9 घंटे की या 10 घंटे की शिफ्ट होती है और उसमें से आप सिर्फ 15 मिनट काम करें, और ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 15 मिनट काम किया, दूसरे दिन 20 मिनट काम किया, तीसरे दिन फिर से 15 या 16 मिनट काम किया, तो आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। हो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए। लेकिन एक संसद ही हमारे देश में ऐसी जगह है जहां पर हमारे देश के जो सांसद हैं, चाहे काम करें या ना करें, उनसे कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछता, और कितना पैसा बर्बाद हो जाता है इसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। अब हम वापस बिहार पर आते हैं। बिहार में वर्ष 2003 में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, SIR इसको कहते हैं। उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, RJD की, और उन्होंने ये करवाया। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में ये SIR हुआ था, लेकिन उस समय RJD को इस SIR से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज वही RJD इसका विरोध कर रही है। आज बिहार विधानसभा में RJD के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है।
अब देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को यह समझाया जा रहा है कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता रद्द कर रहा है, ये जो जिनके वोट काट दिए गए इनकी नागरिकता भी चली जाएगी, जबकि चुनाव आयोग ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि ये जो SIR अभियान है इस दौरान किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, ना ही छीनी जा रही है, और चुनाव आयोग को नागरिकता पर फैसला करने का कोई अधिकार भी नहीं है। यह बात चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका है। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को RJD के शासनकाल की कुछ याद दिलाई, उन्हें फ्लैशबैक में लेकर गए और उनकी याददाश्त उन्होंने कुछ दुरुस्त करने की कोशिश की। चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? यह काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का अरे 2-3 वो महिला है। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया, और पहले कुछ था। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था कि पहले क्या बुरा हाल था। और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को समझा रहे हैं कि तुम तो उस समय बच्चे थे और उस समय जब आपकी माताजी मुख्यमंत्री थीं तो बिहार की क्या हालत थी। बिहार में वोटर लिस्ट से 56 लाख वोटर्स का नाम हटाया जा सकता है और यही विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी परेशानी है, इसी का उन्हें सबसे ज्यादा दर्द है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 56 लाख वोटर्स का नाम हटना बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर कैसे असर डालेगा। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें 243, और इन 56 लाख वोटर्स का नाम हटने से औसतन हर विधानसभा सीट से 23,000 वोटर कम हो जाएंगे। हर सीट से 23,000 वोटर कम हो जाएंगे औसतन, अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में 2020 में जो चुनाव के नतीजे थे उसमें 11 सीटें ऐसी थी जहां 1,000 से कम वोटों पर हार और जीत का फैसला हुआ। 35 सीट ऐसी थी जहां 3,000 से कम वोटों पर फैसला हुआ। 52 सीटें ऐसी थी जहां पर 5,000 से कम वोटों पर फैसला हुआ। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये 56 लाख वोटर्स वोटर लिस्ट से हट गए तो इससे बिहार विधानसभा का पूरा की पूरा चुनावी गणित बदल सकता है, और यही डर विपक्षी पार्टियों को सता रहा है। बिहार में 56 लाख वोटों के कटने का डर सबसे ज्यादा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि अगर बाकी नेताओं की सहमति हुई तो वो इस चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जब उनसे सीधा एक सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और
सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो उन्होंने साफ साफ अभी नहीं कहा है कि वो बहिष्कार करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने इस प्रश्न को थोड़ा खुला छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि देखा जाएगा कि क्या करना है, लेकिन वो ये भी कह सकते थे कि नहीं, बहिष्कार तो हम नहीं करेंगे, चुनाव तो हम जरूर लड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो बिहार में विपक्ष के नेता ये 56 लाख वोटों के कटने से इस समय बिल्कुल डरे बैठे हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ा सफाई अभियान है। आज राहुल गांधी इस मुद्दे पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर से आज गोल पोस्ट को चेंज करने की कोशिश की। अंग्रेजी में कहावत है जिसको हम कहते हैं गोल पोस्ट को टू चेंज द गोल पोस्ट। तो राहुल गांधी लगातार गोल पोस्ट को शिफ्ट करते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने फिर से गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने नाम लिया और उनके बयानों को आधार बनाकर भारत सरकार पर और भारतीय सेना पर सवाल उठाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप 25 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात सच है और पूरी दुनिया इसे जानती है। अब सोचिए कि भारत सरकार और हमारी सेना यह बात कह चुकी है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव खुद दिया था और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध रुका था। लेकिन राहुल गांधी को ना तो भारत की सरकार पर भरोसा है, ना भारत की सेना पर भरोसा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर उन्हें पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है। रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग बयानों को सुनना चाहिए जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दिए हैं। उन्होंने बहुत सारी जनसभाओं में यह बात कही है, बहुत सारे मंचों पर उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका ने ये युद्ध विराम नहीं करवाया था। उन्होंने ये बात कई बार कही है और उन्होंने कई बार ये स्पष्ट किया है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान के कहने पर हुआ है। पाकिस्तान हमारे सामने आया इस सीज फायर का प्रस्ताव लेकर, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और तब जाकर हमने इस युद्ध को रोका है। और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग मंचों से कितनी बार इसके बारे में कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने अब तक न जाने कितने सारे बयान दिए हैं, लेकिन लगता है राहुल गांधी ना तो अखबार पढ़ रहे हैं और ना टीवी देख रहे हैं। आज उन्हें जो शक हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर और राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं इस पर उन्हें पूरा यकीन है। ये जो सवाल वो सरकार से कर रहे हैं, आज राहुल गांधी को ये सवाल अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं से करना चाहिए। शशि थरूर से करना चाहिए, मनीष तिवारी से करना चाहिए और सलमान खुर्शीद से भी पूछना चाहिए उन्हें यही सवाल, क्योंकि ये वो तीनों कांग्रेसी नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताने के लिए दुनिया के कई देशों में भारत के प्रतिनिधिमंडल में गए थे और वहां की सरकारों से मिलकर इन नेताओं ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताई थी। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के भी सांसद थे और मैंने आपको 3 बड़े नाम बताए। और आजकल आपने देखा होगा मनीष तिवारी देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं, शशि थरूर भी साथ में खड़े हैं।
और कांग्रेस को आजकल शशि थरूर इसीलिए तो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि शशि थरूर ने सच कह दिया, शशि थरूर ने दुनिया को सच बताया, शशि थरूर ने लोगों को बताया, अलग अलग देशों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है, ये सीज फायर कैसे हुआ, हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों के 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में गए थे और इसमें कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। ट्रंप के सीज फायर पर अगर राहुल गांधी को कोई सवाल पूछना है तो वो अपनी पार्टी के इन 3 नेताओं से पूछें, वो टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी से पूछें, असदुद्दीन ओवैसी से पूछें, गुलाम नबी आजाद से पूछें, जो इन डेलीगेशंस में गए थे और इन्होंने पूरी दुनिया को तब सच्चाई बताई थी। हालांकि ऐसा लगता है मानो राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और इसके सामने उन्हें ना तो भारत की सरकार पर यकीन है और ना ही भारत की सेना जो बता रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ना उस पर यकीन है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 5 फाइटर जेट्स भारत के थे। लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत इस बयान को लपक लिया और ये मान बैठे कि ये सारे फाइटर जेट्स भारत के ही थे और उन्होंने फिर से सवाल पूछ लिया प्रधानमंत्री से कि हमें तो इन 5 फाइटर जेट्स के बारे में जानना है। राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों के बयानों को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हैं, कभी सीज फायर का मुद्दा उठाते हैं, कभी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा उठाते हैं और जैसा मैंने आपको कहा वो लगातार गोल पोस्ट को बदल रहे हैं। अब जबकि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी, अब वो कहते हैं कि नहीं, हम तो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर चर्चा कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देश के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देशों की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले 23 जुलाई से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा करेंगे, फिर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव्स की यात्रा करेंगे। सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान आज दोपहर को रवाना हुआ है और उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मिलेंगे और वहां उनकी मुलाकात ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी होगी और इस दौरे में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील के बारे में बातचीत होगी और यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी यात्रा है यूनाइटेड किंगडम की। लेकिन इस यात्रा के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही जब यह यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की जो सबसे दिलचस्प खबर है इस यात्रा के बारे में वो मालदीव से आ रही है। इसी महीने की 26 तारीख को मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। यह निमंत्रण खुद मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू ने दिया है और आपको याद होगा कि मालदीव्स के राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि भारत को मालदीव से बाहर निकाला जाए, यह उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था और तब इस बात की आशंका जताई गई थी कि मालदीव्स और भारत के बीच अब कूटनीतिक संबंध बिगड़ जाएंगे क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रपति मालदीव्स में चुनकर आ गया है जो भारत को मालदीव से बाहर निकालना चाहता है, जो भारत के साथ मालदीव्स के संबंधों को कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि कोई भी पड़ोसी देश भारत को अनदेखा कर नहीं सकता और मालदीव्स को यह बात समझ में आ गई। आज हम सबसे पहले भारत को लेकर मालदीव्स के इसी हृदय परिवर्तन को आपके लिए डिकोड करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह तय कर लिया होगा कि अब आप अपनी छुट्टी मनाने के लिए मालदीव्स नहीं जाएंगे क्योंकि मालदीव्स ने भारत का अपमान किया है,
मालदीव्स ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को कमजोर किया है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने मालदीव्स जाना बंद कर दिया, लेकिन अब मालदीव्स ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। नवंबर 2023 में मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ी की सरकार बनने के बाद किसी भी राष्ट्र प्रमुख की यह पहली राजकीय यात्रा है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और बताया कि इसी वर्ष भारत और मालदीव्स के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत के 60 वर्ष होने वाले हैं और मालदीव्स के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद दोनों देशों के संबंधों में अब और तेजी आएगी, संबंध और बेहतर होंगे। अब आपको यह बताते हैं कि मालदीव्स में खुलेआम इंडिया आउट कैंपेन चलाकर नवंबर 2023 में चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाले मोहम्मद मुइज़ू की विदेश नीति ने ये यू टर्न कैसे ले लिया। अब भारत उन्हें अच्छा कैसे लगने लगा। अब उन्हें यह भारत की याद कैसे आई कि वो अपने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बना रहे हैं। ये भारत को लेकर मालदीव्स का ये रुख नरम क्यों हुआ, तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ष 2023 में हुए मालदीव्स के चुनावों को आज देखना होगा, समझना होगा। तब चुनाव प्रचार के दौरान मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट का नारा दिया था और इस नारे पर वो चुनाव जीत भी गए। मालदीव्स का राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार से मालदीव्स में मौजूद अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा। उस समय मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की जीत को लेकर 3 बड़ी बातें कही गई थी। पहली बात, कूटनीति के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसे भारत की विदेश नीति की हार बता रहे थे। तब यह कहा गया कि भारत अपने पड़ोसी और एक करीबी सहयोगी को अब खो चुका है या खो देगा। दूसरा, मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की सरकार बनने को चीन की जीत माना गया और कहा गया कि वो चीन के करीब हैं, इसलिए भारत से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि तब ये दावे किए गए थे कि उन्हें चीन का ही समर्थन हासिल है। और तीसरी बात, मोहम्मद मुइज़ू को इंडिया आउट कैंपेन चलाकर जीत मिली और यह मान लिया गया कि मालदीव्स में अब भारत विरोधी माहौल बन चुका है। मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की जीत के बाद भारत के पड़ोस में चीन का प्रभाव बढ़ने की आशंका जताई गई। चीन के मीडिया ने भी इस खबर को भारत के लिए एक चेतावनी बताया। हालांकि तब भारत की सरकार ने अपना कूटनीतिक संयम बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा। भारत ने उस समय मालदीव्स के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, कोई बयानबाजी नहीं की। और 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव्स के चुनाव में मोहम्मद मुइज़ू की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बधाई देने वाले दुनिया के पहले नेता भी थे। सोचिए, 2023 में राष्ट्रपति मुइज़ू की सरकार ने हर मुद्दे पर भारत से दूरी बनानी शुरू कर दी। वहां मौजूद भारत की सेना को हटा दिया गया। ऐसा हर एक काम किया जिसके बाद दुनिया ने यह मान लिया कि मालदीव्स अब हमेशा के लिए भारत का साथ छोड़कर चीन की गोदी में जाकर बैठ चुका है। लेकिन कूटनीति में धैर्य ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है और भारत ने बिना कोई कड़ा कदम उठाए सिर्फ कूटनीतिक तरीकों के इस्तेमाल से ही मालदीव्स को वापस अपने पक्ष में ले लिया। इस दौरान भारत ने लगातार यह दिखाया कि वो मालदीव्स के लिए जरूरत के समय काम आने वाला सबसे भरोसेमंद दोस्त है, सबसे भरोसेमंद बड़ा भाई है। चाहे पैसे की मदद हो या फिर मालदीव्स के लोगों की जरूरतें हों, भारत की सरकार ने हमेशा उनका साथ दिया। भारत ने मालदीव्स को करीब 3,500 करोड़ रुपए का लोन दिया। हर साल अपने बजट में मालदीव्स को भारत आर्थिक मदद देता है। वर्ष 2024 से 2026 तक का ही अगर आप आंकड़ा देख लेंगे, 2025 और 26 की मैं बात कर रहा हूं, ये 2 जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, अगर इन दोनों की आप बात कर लें तो इनका आंकड़ा ही 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो जाता है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने मालदीव्स के 1,500 से ज्यादा सैनिकों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। आप ये समझ लीजिए कि मालदीव्स के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, पुल और यहां तक कि वहां के अस्पताल भी भारत की मदद से तैयार होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से पहले मालदीव्स के राष्ट्रपति अक्टूबर 2024 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और तब उन्होंने खुद माना था कि जरूरत के समय भारत ने हमेशा मालदीव्स का साथ दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय में दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जो दोनों के संबंध हैं वो बेहतर हो रहे हैं और अब भविष्य को लेकर फिर से ये दोस्ती की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव्स यात्रा पर आप भारत के विदेश सचिव का ये बयान सुनिए। There has been a
robust political relationship, which is discussed, bolstered by regular visits at high levels. I referred to President Moises's visit here in October 2024, when the two leaders adopted a joint vision for an India-Maldives comprehensive economic and maritime security partnership. This joint vision, in a sense, has become the guiding framework for our ties. And this year, already in the first 6 months, we have seen nearly half a dozen ministerial level visits from the Maldives. The Speaker of the Maldives Parliament has visited India. In fact, the very first engagement this year that the External Affairs Minister held was with the Foreign Minister of the Maldives. सबसे पहले आपको दुनिया के मानचित्र पर मालदीव्स दिखाते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पड़ोस में केरल से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में मौजूद एक देश है, हमारे बहुत ही करीब है। मालदीव्स का क्षेत्रफल करीब 297 वर्ग किलोमीटर है और हमारे देश का गोवा राज्य भी इसके मुकाबले करीब 10 गुना बड़ा है। मालदीव्स की जनसंख्या सिर्फ 5.25 लाख है, जबकि गोवा में इससे 3 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात, मालदीव्स की अर्थव्यवस्था का करीब 80% हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है। 2023 में मालदीव्स में करीब 2,09,000 से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट जाते थे और तब वहाँ जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा थी। हालांकि इंडिया आउट कैंपेन की वजह से मालदीव्स के टूरिज्म को नुकसान पहुंचा और आपको याद होगा कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने लक्षद्वीप से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी और उन्होंने इस तस्वीर के जरिए लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा दिया। तब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के तुरंत बाद मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी दिए थे, जिसके बाद भारत में मालदीव्स का बहिष्कार शुरू हो गया और उसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2024 में मालदीव्स में सिर्फ 1,30,000 भारतीय टूरिस्ट ही गए। सिर्फ एक साल में ही वहां जाने वाले भारतीयों की संख्या करीब 37% तक कम हो गई और उस समय मालदीव्स को यह समझ में आया कि भारत को अनदेखा करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है रणनीतिक संयम, जिसमें तुरंत किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के बजाय देश हित को आगे रखा जाता है और धैर्य से आगे बढ़ा जाता है। यानी भारत किसी देश के उकसावे पर तुरंत जवाब नहीं देता और चाहे किसी पड़ोसी देश को संकट में मदद भेजनी हो या फिर उसे डिफॉल्ट होने से बचाना हो, भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी अपने पड़ोसियों का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। इसलिए पड़ोसी देशों को लेकर भारत की कार्रवाई हमेशा बहुत ही संतुलित रहती है। मालदीव्स को छोड़िए, श्रीलंका में भी सितंबर 2024 में राष्ट्रपति दिसानायके की सरकार बनने को विदेशी मीडिया ने भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर माना था। हालांकि तब भी भारत एक बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई की मदद करता रहा। अप्रैल 2022 में श्रीलंका अपना विदेशी कर्ज लौटाने में डिफॉल्ट कर गया, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को लगभग 35,000 करोड़ रुपए की मदद दी थी। उस समय IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने श्रीलंका को सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए दिए और भारत ने अकेले ही इससे ज्यादा पैसा दे दिया। IMF ने भी श्रीलंका को यह कर्ज तब दिया जब भारत इसका गारंटर बना। भारत ने गारंटी दी, यानी अगर श्रीलंका यह लोन वापस नहीं कर पाएगा तो यह कर्ज भारत चुकाएगा। इसी वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा की थी और तब श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी नागरिकों के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। आपको यह भी याद होगा कि बांग्लादेश के साथ भी हाल ही में भारत के जो संबंध हैं वो ठीक से नहीं रहे, लेकिन भारत बांग्लादेश की भी मदद करता रहता है। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले बांग्लादेश में एक विमान हादसा हुआ जिसमें काफी लोग घायल हो गए, जल गए और उनके इलाज के लिए अब भारत स्पेशल डॉक्टरों की एक टीम बांग्लादेश भेज रहा है। यहां भी आप देखिए कि कैसे हमने उनकी मदद की है। मालदीव्स और श्रीलंका की खबरों में बांग्लादेश के लिए एक सबक छिपा हुआ है और जो मैं आपको बता रहा था, 21 जुलाई को बांग्लादेश में एक फाइटर जेट की दुर्घटना हुई थी, क्रैश कर गया था। 31 लोगों की मौत हुई और 164 लोग घायल हुए। अब घायलों का इलाज करने के लिए भारत ने अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की एक विशेष टीम
वहां भेजी है और ये टीम उन घायलों का इलाज करेगी। यानी भारत विरोधी नीति रखने वाले बांग्लादेश पर भी जब कोई मुश्किल आती है तो भारत ही उनके लिए मदद के लिए सामने आता है। बांग्लादेश में विमान दुर्घटना के बाद अब वहां की जनता सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार का विरोध कर रही है। वहां पर असंतोष एक दुधारी तलवार की तरह काम करता है। अब सोचिए कि बांग्लादेश जैसा जो देश है उसमें भी इतने खराब माहौल के बावजूद भारत बांग्लादेश की अभी भी मदद कर रहा है और भारत की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ आज भी कोई बयान नहीं आता। अब इन सारे देशों से हटाकर हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है। आपको याद होगा आज से 30 साल पहले यानी वर्ष 1995 में भारत में एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था करण अर्जुन। आपने भी इस फिल्म को जरूर देखा होगा। सुपरहिट फिल्म थी। इसमें सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ थे और इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे दो भाई करण और अर्जुन अपनी मां को बचाने के लिए पुनर्जन्म लेकर वापस आते हैं। इस फिल्म में उनकी मां का किरदार निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री राखी बार बार एक ही डायलॉग दोहराती थी और वो कहती थी, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये डायलॉग आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। अब पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान भी आजकल अपने दोनों बेटे सुलेमान और कासिम को ऐसे ही पुकार रहे हैं। इमरान खान को उम्मीद है कि दोनों बेटे उनके आएंगे और उन्हें जेल से बचाएंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। इमरान खान भ्रष्टाचार के एक आरोप में पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। वहां की सेना और सरकार दोनों उनके पीछे पड़ी हैं और इमरान खान के समर्थक लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिहाई अब तक हुई नहीं है। अब इमरान खान की रिहाई के लिए उनके 2 बेटे सुलेमान ईसा खान और कासिम खान की पाकिस्तान की राजनीति में उतरने की चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कासिम और सुलेमान अपने पिता को पाकिस्तान आकर रिहा करवा पाएंगे और क्या अब पाकिस्तान की राजनीति में एक तीसरे राजनीतिक खानदान की सियासत की शुरुआत होने ही वाली है। इमरान खान ने 3 शादियां की हैं और उनके दोनों बेटे उनकी पहली पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ से हैं। वर्ष 2004 में जमाइमा और इमरान खान का तलाक हो गया था और जमाइमा गोल्डस्मिथ ब्रिटेन की नागरिक हैं और वो ब्रिटेन में ही रहती हैं। इमरान खान के दोनों बेटों का ज़्यादातर समय ब्रिटेन में ही बीता है, उनका बचपन वहीं पर बीता है और वो भी वहीं रहते हैं। इमरान खान के बड़े बेटे सुलेमान की उम्र 29 वर्ष है, जबकि छोटे बेटे कासिम की उम्र 26 साल है। दोनों की पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन में हुई है और कासिम ने ब्रिटेन के वहाँ की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से इस्लामी इतिहास की पढ़ाई की है, इस्लाम की हिस्ट्री की पढ़ाई की है। इमरान खान के दोनों बेटे अभी तक राजनीति से दूर थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने पिता इमरान खान की रिहाई को लेकर वो अक्सर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, उनकी रिहाई को एक बड़ा मुद्दा बनाते रहते हैं। 2 महीने पहले कासिम और इमरान खान ने कासिम और उनके भाई ने अपने पिता की रिहाई को लेकर एक इंटरव्यू भी दिया था और आज दोपहर कासिम खान ने फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पिता इमरान खान के लिए एक पोस्ट लिखा और उन पर हो रही ज्यादतियों और अत्याचारों का जिक्र किया। ये देखिए कासिम खान का पोस्ट है आज, जो उन्होंने लिखा है, आवर फादर गेव एवरीथिंग टू दिस कंट्री, सैक्रिफाइसिंग कंफर्ट, पीस एंड सेफ्टी टू फाइट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। लेकिन वो लिख रहे हैं आगे कि आज इमरान खान की आवाज को दबा दिया गया है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है और उनके परिवार से पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। इससे पहले इमरान खान की पूर्व पत्नी और इन दोनों बच्चों की मां जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी सोशल मीडिया पर लिखा था कि मेरे बेटों को अपने पिता से फोन पर बात करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने अब कहा है कि यदि वो उनसे मिलने वहां गए तो फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इस पोस्ट को अगर आप पढ़ें तो इससे स्पष्ट होता है कि इमरान खान के दोनों बेटे शायद पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं।
अब ये स्पष्ट नहीं है कि वो सिर्फ इमरान खान से मिलने जाना चाहते हैं या फिर वहीं रहकर इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना चाहते हैं। राजनीति के जरिए इमरान खान को रिहा कराकर वहाँ की सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं। कासिम और सुलेमान पर अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के प्रशासन की भी नज़र है। डोनाल्ड ट्रंप की भी उन पर नज़र है। डोनाल्ड ट्रंप के एक सहयोगी और विशेष दूत जिनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल, उन्होंने मंगलवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में इमरान खान के दोनों बेटों से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुलेमान और कासिम का हौसला मैंने बढ़ाया है और इमरान खान की गिरफ्तारी को उन्होंने एक राजनीतिक मुकदमा बताया। ये सब राजनीति से प्रेरित है। अमेरिका इन दोनों बच्चों को कह रहा है कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं। सो अमेरिका भी पूरी दिलचस्पी ले रहा है कि देखिए पाकिस्तान में आगे चलकर क्या होता है। तो अमेरिका की नीति शुरू से यही रही है, वो इमरान खान को भी धीरे से समर्थन देता रहेगा और जो मौजूदा सरकार है उसके साथ भी दोस्ती करता रहेगा। और वहाँ के जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अपने यहाँ बुलाकर लंच भी खिलाते रहेंगे। यही अमेरिका का असली चरित्र है। इमरान खान की पार्टी अगले महीने यानी अगस्त के महीने में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है और इमरान खान की बहन अलीमा खान के मुताबिक इस रैली में इमरान खान के दोनों बेटे भी शामिल होंगे। इमरान खान के बेटों के राजनीति में उतरने पर पाकिस्तान में अब एक और राजनीतिक खानदान की शुरुआत हो सकती है। इस समय पाकिस्तान में दो बड़े खानदान हैं राजनीति में और इन दोनों खानदानी पार्टियों के मजबूत होने में वहाँ की सेना ही जिम्मेदार भी है। पाकिस्तान का जो पहला राजनीतिक बड़ा खानदान है वो है भुट्टो खानदान। इसमें पहली पीढ़ी के नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर रहे और फिर 1979 में सेना के शासन के दौरान उन्हें फांसी दे दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय रहीं, 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 2007 में उनकी भी हत्या कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी भी राजनीति में सक्रिय हुए और इस समय वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। बेनज़ीर के बेटे बिलावल भुट्टो इस समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और इससे पहले वो विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। पाकिस्तान का जो दूसरा खानदान है राजनीतिक खानदान, वो है शरीफ खानदान। इस खानदान से शहबाज शरीफ इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनके बड़े भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कारगिल युद्ध के बाद नवाज शरीफ का तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके उन्हें देश से बाहर निकाल दिया था। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इस समय पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री है और इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि सेना की वजह से इमरान खान आज भी बेकसूर होते हुए भी जेल में बंद हैं। ऐसे में अगर इमरान खान के बेटे राजनीति में आते हैं तो पाकिस्तान में एक और ख़ानदानी पार्टी की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें एक रीअलाइनमेंट हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान की राजनीति में प्रवेश करने का ऐलान अगर कर देते हैं तो फिर इससे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी और हो सकता है कि ये शरीफ ख़ानदान के लिए एक बुरी खबर हो। और इसीलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसीलिए हमने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान के करण और अर्जुन अब उन्हें बचाने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाए। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के बाद अब 9 कैरेट के सोने के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये 9 कैरेट का सोना क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या
जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। हमारे समाज में, हमारे देश में सोना सिर्फ एक गहना नहीं माना जाता, सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। शादी के समय हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि दामाद को सोने चांदी में तोल देंगे। कई बार जब रिश्तेदार भी कहने लगते हैं कि लड़का तो खरा सोना है। खरा सोना जो शब्द है, इसे अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। कोई सामान भी बेचना होता है तो कहते हैं कि ये खरे सोने जैसा है, खरा है, शुद्ध है। किसी व्यक्ति की तारीफ करनी होती है तो कहा जाता है कि ये बिल्कुल खरे सोने जैसा है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि सोना हमारे देश में सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बाजार में पैसा खर्च करके खरीदे जाने वाली कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि सोना उससे कहीं ज़्यादा है। सोने को शुद्धता के रूप में देखा जाता है और सोना हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का हिस्सा है। बिना सोने के कोई शादी पूरी नहीं होती, कोई और दूसरी चीज़, हमारे घर में कोई उत्सव वो संपन्न नहीं होता। अब खरा सोना या तो 24 कैरेट का माना जाता है या 22 कैरेट का माना जाता है। और अब ये सोना महंगा भी बहुत हो गया है। सोने के जो दाम हैं अब आसमान छू रहे हैं। आज आपको 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सोना महंगा हुआ तो इसलिए इसकी मांग अब घटने लगी। सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत सरकार ने अब 9 कैरेट सोने पर हॉलमार्क को मंजूरी दे दी है। इस महीने से 9 कैरेट सोने पर हॉलमार्क की शुरुआत हो चुकी है। 9 कैरेट सोने का मतलब है कि इसमें 37.5% शुद्ध सोना होता है और 62.5% अन्य धातु जैसे तांबा, पीतल या चांदी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यानी जब आप 9 कैरेट का सोना बेचने जाएंगे तो आपको सोने के असली भाव के बजाय केवल उसका 37.5% हिस्सा ही मिलेगा। अब 9 कैरेट सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्क के निशान के साथ साथ 375 आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और इसके अलावा उस पर 9K भी छपा हुआ होगा, जैसा कि तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। यह है 9 कैरेट का सोना और उससे बनी हुई ज्वेलरी। इस समय 24 कैरेट का सोना खरीदने के लिए 1 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, जबकि 22 कैरेट सोने का जो भाव है वो है लगभग 94,000 रुपए। लेकिन आज आप 9 कैरेट का सोना सिर्फ 37,000 रुपए में खरीद सकते हैं। हॉलमार्क होने की वजह से 9 कैरेट सोने में अब मिलावट बंद हो जाएगी और आपको पता होगा कि आप जो सोना खरीद रहे हैं उसमें कितना सोना है और कितनी दूसरी धातु मिली हुई है। तो ये जो 9 कैरेट का सोना है अब आज से बाजार में अब इस समय आ चुका है और जो लोग 24 कैरेट का सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, 22 कैरेट का सोना अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी अगर उन्हें सोने की कोई चीज़ बनवानी है, आभूषण बनवाना है, तो उन लोगों के लिए एक विकल्प है कि वो अब 9 कैरेट के सोने से भी आभूषण बनवा सकते हैं, गहने, ज्वेलरी आप बनवा सकते हैं। अब वक्त है एक और ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको आज का विचार दिखाएंगे। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है?
सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। Coal India Limited, under the Ministry of Coal, proudly presents its flagship CSR initiative, Nirman, a support to dreams. Through Nirman, we empower UPSC aspirants from Coal India's coal-bearing regions with ₹1 lakh support once they crack the prelims to help them shine in the mains. In 2024, 6 daughters from coal heartlands turned this support into success. Coal India, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और बरसात के कीड़े हमें एक बात सिखाते हैं कि जिनके पर निकल आते हैं वो कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं। नमस्कार।